हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज जितेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर एकेडमी में। आज मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर के। चैप्टर सेल का पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया था, सेल होता क्या है, टाइप्स ऑफ सेल हमने देख लिया था, फंक्शन ऑफ सेल देखा था, वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑन बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज हमने देखा था, राइट। आज जो हम यहाँ बात करने वाले हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेल। सेल किन किन पार्टों से मिलकर के बना हुआ है। तो बेसिकली सेल की बात करें तो सेल के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो आउटर कवरिंग होता है, एक हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी मतलब उसके अंदर कुछ मटेरियल जा सकते हैं, कुछ मटेरियल नहीं जा सकते हैं। बेसिकली पोरस होता है, तो उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सारा उसका नाम है, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट सेल। उसके बाद सेकेंड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और सबसे सेंटर में एक सेंट्रल पार्ट, एक स्फेरिकल पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब देखो इस डायग्राम की अगर बात करें तो देखो जो ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये पार्ट हमारा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली पोरस होता है, इसके अंदर से मटेरियल अंदर की तरफ जा भी सकता है और बाहर भी निकल सकता है। पोरस का मतलब हल्के हल्के छेद होते हैं इसके अंदर से, राइट। अब देखो इसके बीच में सबसे सेंटर में जो हमारा मैंने ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट किया है ये लाइन, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। ये क्या होता है हमारा न्यूक्लियस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है हमारे सेल का यही होता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। जो भी हम फंक्शन करते हैं, जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, सेल के अंदर चेंजेस होते हैं, वो सारे न्यूक्लियस के कारण होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, जब हम न्यूक्लियस को भी पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पे हम न्यूक्लियोलस के बारे में बात करेंगे, राइट। अब देखो ये हमारा क्या हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, बहुत सारे जेली लाइक सब्सटेंस भरे हुए रहते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस फिल किए हुए रहते हैं। और उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। ये जो हमने लिखा है वो बोलते हैं हम इसको साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, इसके अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस भरे हुए रहते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला करके एक अच्छा सा कॉमन सा नाम दे दिया जाता है। दोनों के लिए एक कॉमन नेम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब अंदर में जितने भी जेली लाइक सब्सटेंस है सबके लिए अगर एक वर्ड यूज करना रहे तो क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। अब देखो ये जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब सेलुलर पार्टिकल होते हैं। सब सेलुलर पार्टिकल मतलब राउंड राउंड जिसका अलग अलग फंक्शन होता है, तो उस पार्टिकल को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। अब देखो इसके अंदर जैसे बात करें तो एक सेल ऑर्गेनेल्स हमारा यहाँ पे है, ये क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नीचे अगर आप देख लोगे तो ये हमारा क्या है, गोल्गी बॉडीज है, गोल्गी बॉडीज है जिसको कैनेलो गोल्गी ने इन्वेंट किया था, राइट। इधर देख रहे हो सेल के दोनों साइड जो है ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ER। ये हमारे दो तरह के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो
ये जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम हो गया, या सेंट्रियोल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा हो गया लाइजोसोम्स हो गया, जिसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो सारा हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल, इन सबके बाहर में एक मोटा सा लेयर होता है, ठीक है। एक थिक लेयर होता है, एक और लेयर होता है, और वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, सारे सेल के अंदर नहीं होगा, एनिमल सेल के अंदर नहीं होगा, प्लांट सेल के अंदर इसके चारों साइड एक लेयर होता है। वो लेयर कैसा होता है? डेड होता है, डेड सेल से बना हुआ रहता है, और इस लेयर का नाम होता है सेल वॉल। क्या नाम होता है? सेल वॉल, ठीक है। यही पॉइंट को मैंने यहां लिख दिया। जैसे सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें, तो सेल मेम्ब्रेन का पहला काम होता है वो हमारे सेल को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करता है। इट सेपरेट द आवर सेल फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है। वही लिखा है, act as a mechanical barrier between external and internal environment of the cell, ठीक है। एक बैरियर की तरह काम करता है, राइट। दूसरा पार्ट, ये एक सेल को दूसरे सेल से भी सेपरेट करता है। सपोज करो ये एक सेल, ये दूसरा सेल, तो दोनों को अलग करने के लिए दोनों के ऊपर क्या है? एक मेम्ब्रेन बना हुआ है, तो दोनों को अलग करता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है, पोरस होता है, अलाउ मूवमेंट ऑफ मटेरियल, कुछ मटेरियल को अंदर जाने देता है, कुछ को नहीं जाने देता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो, सेलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल के अंदर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, किसी चीज की नहीं है। तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उसे सेल के अंदर आने देगा, जिसकी नहीं होगी उसको कहेगा चल तुम रुक जाए यहीं पे, ठीक है। एक तरह का गार्ड का काम करता है। घर के अंदर अगर कोई आ रहा है, ठीक है, ऑफिस के गेट पे गार्ड होता है, तो क्या होता है? सभी को ऑफिस में नहीं जाने देता, जिसकी जरूरत होती है ऑफिस में उसको अंदर जाने देगा, नहीं जरूरत है बाहर निकाल देगा। वही काम यहाँ पे हमारा सेल मेम्ब्रेन करता है। जिस चीज मटेरियल की हमारे सेल में जरूरत है उसको अंदर अलाउ करेगा, नहीं तो चलो बाहर निकलो। तो इसीलिए इसको बोलता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सिलेक्शन का काम करता है, राइट। अब देखो अगला हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस, जिसके अंदर हमारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। देखो एक न्यूक्लियस में एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स ही है, ठीक है। तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स को कंसिस्ट करता है हमारा साइटोप्लाज्म। दूसरी बात, ये जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है ये क्या करता है? जितने भी सेल के अंदर रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वो सारे इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, क्योंकि इसी के अंदर हमारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो वही कह रहा है साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फंक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या कोई भी फंक्शन हो रहा है वो हमारा कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा, राइट। और इसके अंदर वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स कंसिस्ट होते हैं, अभी हमने बताया ये बात, राइट। अब देखो सेल के बाहर एक हमारा आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है। उस आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन में थिक मेम्ब्रेन होता है जो डेड सेल से बना हुआ रहता है, जो नॉन लिविंग होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। और ये सेल वॉल जो होता है हमारा किस चीज से बना हुआ होता है? सेलुलोज से बना हुआ रहता है, ठीक है, सेलुलोज से बना होता है। और इसका फंक्शन क्या है सेल वॉल का? ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बाहर के इन्वायरमेंट से, हार्श इन्वायरमेंट से, इन सब से प्रोटेक्ट करता है। याद रखना ये सेल वॉल ओनली इन प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। हमारे बॉडी में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट में होता है। प्लांट का जो बार्क होता है, जो छिलका होता है, जो कवरिंग होता है आउटर, वो क्या बेसिकली सेल वॉल है। अब एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा आप लोग के कि सर ये प्लांट सेल में क्यों होता है, एनिमल सेल में क्यों नहीं होता है? आना चाहिए। तो देखो एनिमल सेल में हमारा फंक्शन, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग अलग है। हम मूव कर सकते हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी में उसकी जरूरत है। जबकि अगर प्लांट सेल की बात करो तो प्लांट सेल क्या होता है? कहीं एक जगह पर प्लांट खड़े होता है, अब वहां पे बाहर में इन्वायरमेंट बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन प्लांट को वही धूप में रहना होता है, उसी ठंड में रहना होता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से एक्स्ट्रा कवरिंग चाहिए। हमें ठंड लगती है, हम तो रूम में आ जाते हैं रजाई के अंदर आराम से, गर्मी लगी तो एसी चला लिया। प्लांट बेचारा क्या करेगा? तो प्लांट को नेचुरली ऊपर वाले ने ही एक कवर को प्रोवाइड किया है, जो बाहर के जो भी उसका हार्श कंडीशन है, जिससे उसको प्रॉब्लम होगी, उस सबसे इसको बचाएगा। कौन? सेल वॉल। उसको शेप देगा, प्रॉपर शेप जो देता है वो भी हमारा सेल वॉल देता है, राइट।
नोट्स कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं इसके बाद न्यूक्लियस के पार्ट्स की बात करते हैं, राइट। चलिए अब डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बेसिकली हमारे 4 कंपोनेंट हैं, ये चारों कंपोनेंट मिला करके हमारा न्यूक्लियस तैयार होता है। तो पहला कंपोनेंट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के बाहर में हमारा मेम्ब्रेन था, उसे हमने बोला था सेल मेम्ब्रेन। उसी तरह से न्यूक्लियर के बाहर में जो हमारा मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हो एक मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम न्यूक्लियर इन्वेलप। ये होता है हमारा डबल मेम्ब्रेनस भी होता है। ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, मतलब 2 लेयर से बना हुआ है। देखो एक लेयर हमारा ये है और एक लेयर हमारा ये है, एक लेयर हमारा ये है, एक लेयर हमारा ये है, तो ये डबल लेयर से बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था जेली लाइक सब्सटेंस, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोसैक, ठीक है। अब न्यूक्लियोसैक के अंदर एक हमारा राउंड स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस, ठीक। अब देखो ये जो हमारा था जेली लाइक सब्सटेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, इसका मैंने 2 पार्ट बोला था, इसको बोलते हैं हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये अंदर वाला जो साइड है इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, और ये जो बाहर वाला साइड है इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे लगे हुए ये न्यूक्लियस के पार्ट नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस से अटैच होते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं राइबोसोम्स। और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाने का काम होता है। आगे हम सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स होता है हमारा राइबोसोम्स, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में बना मदद करता है। अब देखो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दूसरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे छेद हैं, ये छेद हो गए, ये छेद हो गए, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। और कोई भी मटेरियल अंदर जाता है या अंदर से बाहर आता है इसी पोर के मदद से होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, बेसिकली एक इंटेंगल्ड मास होता है, ठीक है। इंटेंगल्ड मास होता है जो इसके अंदर पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक तरह से होता है, ठीक है। अब इस सबको हम डिटेल में देखते हैं। नाम समझ में आ गया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर, आउटर न्यूक्लियर। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए काम फाइल देखते हैं। पहला हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवरिंग द न्यूक्लियस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर हमारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा मटेरियल जाएगा, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर कौन सा मटेरियल आएगा, वो सारा कंट्रोल कौन करेगा, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद ये न्यूक्लियोलस की बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोलस का बहुत ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन से भरा हुआ रहता है। इसके अंदर क्या होता है, 2 चीज होता है, एक होता है आरएनए और दूसरा होता है प्रोटीन। अब बात कर लोगे आरएनए क्या होता है, तो आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है, समझ में आया। अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म अभी बताया, द जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच इज फिल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक तरह का रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। ये रॉ मटेरियल की तरह रॉ मटेरियल कंसिस्ट करता है, एंजाइम्स भरे हुए रहता है, ठीक है, प्रोटीन को भरा हुआ रहता है। क्यों, ताकि वो न्यूक्लिक एसिड को बना सके। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो देखो आरएनए और डीएनए दोनों को मिलाकर हमारा होता है न्यूक्लिक एसिड। इट कंटेन रॉ मटेरियल, एंजाइम्स, प्रोटीन एक्सेट्रा फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मींस आरएनए, डीएनए
इस सब को बनाने के लिए इसके अंदर एंजाइम्स होता है, प्रोटीन होता है और रॉ मटेरियल्स होता है, जिस सबको यूज करके ये हमारा न्यूक्लिक एसिड बनाता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा क्रोमेटिन मटेरियल। तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? इंटेंगल्ड मास ऑफ ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक मास होता है जिसका क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एक दूसरे से उलझे हुए रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे थ्रेड ले लो और सारे एक दूसरे से उलझे हुए रहते हैं, यही कंडीशन यहाँ पे होता है। अब देखो, जब सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड मतलब एक सेल से जब दूसरा सेल बनेगा, तो उस समय क्या होता है? ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस हो जाता है। क्या होता है? कंडेंस होता है। ठीक है, और कंडेंस होने के कारण कुछ कुछ क्रोमेटिन मटेरियल एक साथ इकट्ठे होते जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद जो ये बना रहे हैं, ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम बना रहा है, क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम। जब हमारा जेली सब्सटेंस है तो पूरा मिला हुआ रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होगा, सेल डिवाइड होने के लिए तैयार होगा, तो ये बनाएगा हमारा क्रोमोसोम। तो वही मैंने लिखा है इंटीग्रल मास ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ अ क्रोमेटिन मटेरियल, एट द टाइम ऑफ डिवीजन मतलब किसका डिवीजन? सेल डिवीजन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्म द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। इट इज मेड अप ऑफ, अब ये जो क्रोमोसोम्स होता है वो दो चीज से मिले हुए रहते हैं, एक तो डीएनए और एक प्रोटीन, दोनों से मिल करके बने होते हैं। अब बात आती है डीएनए क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म डाई न्यूक्लिक एसिड। अब देखो डीएनए क्या होता है? तो इट पोजेस ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल फॉर द फंक्शन और ग्रो एंड डिवाइड। ये क्या करते हैं? जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं हमारे सेल के अंदर कि वो काम कैसे करेगा, क्योंकि एक सेल बन गया, दो नए नए सेल, अब वो कैसे काम करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, क्या फंक्शन होगा, फिर वो फर्दर कैसे बिहेव करेगा, तो जो सारा इंफॉर्मेशन होता है वो कौन कैरी करता है? वो अपने अंदर डीएनए कंसिस्ट करके रखता है। राइट? अब ये डीएनए क्या होता है? डीएनए के पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आता है? तो इसके अंदर होता है जीन्स भरे हुए होते हैं, जीन्स भरे हुए रहते हैं, कहते हैं ना जेनेटिक। तो यहाँ जीन भरे होते हैं, जो पहले वाला सेल जैसा काम कर रहा था, मतलब जो पेरेंट सेल था उसका इंफॉर्मेशन इसके अंदर लाता है, ये हेरिडिटरी यूनिटी कहलाता है। हेरिडिटरी मतलब जो हमारे पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आ रहा है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर हमारे अंदर आता है, तो वो किस कारण से आता है? जीन्स के अंदर। जीन्स कैरी करता है पेरेंट्स से वो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर। अब ये जीन्स, बहुत सारे जीन्स कलेक्ट होंगे तो डीएनए बनाएगा, डीएनए जब इकट्ठा होगा तो क्रोमोसोम बनाएगा, और क्रोमोसोम जब शुरुआती फेज में होता है, ठीक है, अनमैच्योर होता है, उस समय मैच्योर नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस पार्ट खत्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वहां पे हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स है, अभी हमने देखा था पहले स्लाइड में, सेल ऑर्गेनल्स क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया था, लाइसोसोम्स था। ठीक है, उसके बाद हमारा गोल्गी बॉडी होता है, फिर हमारा सेंट्रोसोम होता है, प्लास्टिड्स होता है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उसका क्या क्या काम होता है, क्या क्या फंक्शन होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट? अगर आपको इतना समझ में आया तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।